गुड मॉर्निंग भारत, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें 2.5 किलोमीटर मलबा हटाकर सुरंग में मलबा हटाकर 100 किलोमीटर तक अंदर घुसे जवान। उत्तराखंड के चमोली में हिमनद टूटने से तबाही के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और उत्तराखंड राज्य आपदा मोचन बल के कई दल रविवार रात से तपोवन में एक बड़ी सुरंग के भीतर फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं। जवान सुरंग से मलबा हटा रहे हैं और फंसे हुए श्रमिकों की तरफ बढ़ रहे हैं। तपोवन की दूसरी बड़ी सुरंग में मलबा हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। बुलडोजर, जेसीबी आदि भारी मशीनों के अलावा रस्सियों और खोजी कुत्तों को भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें सुरंग में मलबा, कीचड़ और गाद भर गए हैं। इस सुरंग में राहत कार्यों को चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में सोमवार तक महज 100 मीटर तक मलबा हटाया जा सका था। आपको बता दें अधिकारियों के मुताबिक सुरंग संख्या 2 में 34 लोगों को बचाने का अभियान चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। सैन्य कर्मी रविवार रात से सुरंग से मलबा हटा रहे हैं और फंसे हुए श्रमिकों की तरफ बढ़ रहे हैं। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे ने बताया कि अभियान के लिए खास उपकरण लगाए गए हैं। हमें उम्मीद है कि हम सभी को बचा लेंगे। सुरंग के भीतर बहुत ही ज्यादा मलबा है। सुरंग के भीतर 100 मीटर के रास्ते को साफ कर दिया गया है और 100 मीटर तक मलबे को हटाया जाना है। पांडे ने कहा कि घटनास्थल पर फिलहाल आईटीबीपी के करीब 300 कर्मी तैनात हैं। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 1 फुट ऊंची हेडरेस टनल या एचआरटी में करीब आपको बता दें कि करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक एमएस रावत ने सीमा को घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एनडीआरएफ की टीम भी रविवार देर रात घटनास्थल पर पहुंच गई और सुरंग के रास्तों को साफ करने के काम में जुट गई। आपको बता दें अब तक 26 शव मिले हैं। अब तक कुछ लोग अभी तक लापता हैं। रविवार को उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने और उसके बाद आई भारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 26 हो गई है और 200 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। कुल 26 शव बरामद हो चुके हैं, जिनमें से 10 शव रविवार को जबकि 16 शव सोमवार को बरामद किए गए। धौली गंगा में निर्माणाधीन 520 मेगावाट की पनबिजली परियोजना को 2 सुरंगों में अभी 25 से 35 लोग फंसे हुए हैं। वहीं आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सोमवार को इसरो के वैज्ञानिकों के हवाले से कहा कि रविवार को चमोली जिले में आपदा हिमखंड टूटने के कारण नहीं बल्कि लाखों मैट्रिक टन बर्फ के एक साथ फिसल कर नीचे आने की वजह से आई। उन्होंने कहा कि रैनी क्षेत्र में सेना, आईटीबीपी के अधिकारियों और इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बैठक के बाद कहा कि 2-3 दिन पहले वहां जो बर्फ गिरी थी उसमें एक ट्रिगर पॉइंट से लाखों मीट्रिक टन बर्फ एक साथ नीचे गिरी और उसके कारण ही यह आपदा आई है। उन्होंने कहा कि वहां कोई भी हिमखंड नहीं टूटा है। आपको बता दें किसान आंदोलन को लेकर जिन भी हस्तियों ने ट्वीट किया था उनकी आधिकारिक जांच की जाएगी। जी हां, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को कहा कि राज्य का खुफिया विभाग कुछ हस्तियों पर किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करने का दबाव डालने के आरोपों के संबंध में जांच करेगा। देशमुख ने एक ऑनलाइन बैठक के दौरान राज्य सरकार के सहयोगी दल कांग्रेस की तरफ से उठाई गई मांग के बाद में यह बयान दिया। आपको बता दें कि मशहूर हस्तियों के ट्वीट की जांच के कदम को भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने बताया है घृणास्पद और निंदनीय बताया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने घटाया आवास कर्ज। सर्किल दरों में कटौती के बाद दिल्ली सरकार ने अपने सहकारी आवास वित्त निगम की ओर से दिए जाने वाले आवास ऋण की ब्याज दर में 0.70% की कटौती की है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के सर्किल दर को 20% तक कम करने का निर्णय लिया था।
इसके बाद सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड से ब्याज दरें निजी बैंकों की तुलना में कम करने के निर्देश जारी कर दिए। इससे आम आदमी अपने घर को खरीदने के लिए सस्ती दरों पर ऋण ले सकेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने सर्किल दरों में कटौती करने का फैसला लिया था। दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली सरकार के फैसले के साथ ही आवासीय ऋण लेने के लिए दिल्ली वासियों के लिए ब्याज दर को 7.45% से घटाकर 6.75% कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, सरकार तय करे अगली बातचीत की तारीख। प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए बयान पर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसा कहा कि वार्ता से कभी मना नहीं किया, सरकार तय करे अगले दौर की बातचीत की तारीख। 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने सोमवार को सरकार से कहा कि वार्ता के अगले दौर की तारीख तय करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनसे आंदोलन समाप्त करने की अपील करने और वार्ता के लिए निमंत्रण देने के बाद किसान संगठनों ने यह बात कही। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य किसान नेता शिव कुमार काका ने कहा कि वे अगले दौर की वार्ता के लिए तैयार हैं और सरकार को बैठक की तारीख और समय बताना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमने सरकार से वार्ता करने से कभी इनकार नहीं किया, सरकार ही तय करे अगले दौर की बातचीत किस तारीख में होगी। वहीं आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में भूख पर व्यापार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही आपको बता दें, अमेरिकी कांग्रेस में प्रभावशाली भारत गुट ने भारत की सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि लोकतंत्र के नियम कायम रहें और प्रदर्शनकारियों को इंटरनेट सुविधा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी जाए। वहीं आपको बता दें कि गलत सूचना फैलाने वाले 1178 ट्विटर खाते बंद करने को कहा गया। सरकार ने ट्विटर को पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों से संबंधित 1178 खातों को बंद करने का आदेश दिया है, जो किसानों के विरोध प्रदर्शनों को लेकर गलत सूचना और उत्तेजक सामग्री फैला रहे हैं। यह जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों ने दी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 4 फरवरी को इन ट्विटर खाते की एक सूची साझा की थी। इन खातों की पहचान सुरक्षा एजेंसियों ने खालिस्तान समर्थक या पाकिस्तान द्वारा समर्थित और विदेशी धरती से संचालित होने वाले खातों के तौर पर की थी, जिनसे किसान आंदोलन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है। इनमें से कई खाते ऑटोमेटेड बॉट थे, जिनका इस्तेमाल किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर गलत सूचना और उत्तेजक सामग्री साझा करने के लिए किया जा रहा था। वहीं अधिकारियों ने कहा कि ट्विटर ने अभी तक नवीनतम आदेश का अनुपालन नहीं किया है। इससे पहले सरकार ने ट्विटर को उन हैंडल और हैशटैग को हटाने का आदेश दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि किसान नरसंहार की योजना बनाई जा रही है। सरकार ने कहा था कि इस तरह की गलत सूचना और भड़काऊ सामग्री सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करेगी। वहीं आपको बता दें, अंधेरी सुरंग में मोबाइल बना एक उजाले की किरण। उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र की नंदा घाटी के ऋषि गंगा तपोवन धौली गंगा क्षेत्र में रविवार सुबह 10:30 बजे के करीब जोरदार धमाके की आवाज आई और देखते ही देखते कई जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई। ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ से हुई तबाही के कई लोग मौत और जिंदगी से जूझ रहे थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह जलजला कहां से आया और देखते देखते सैकड़ों जिंदगियों को लील गया। नंदा देवी पर्वतमाला से गिरे हिमनाद के कहर में लोगों की चीख पुकार दब कर रह गई। क्षेत्र में नदी किनारे मलबे में तब्दील हो गए मंदिर, शिवालय सभी इस आपदा की भेंट चढ़ गए। लोगों को मौत सामने दिखाई दे रही थी और उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं 520 मेगावाट वाली तपोवन पनबिजली परियोजना की सुरंग में दर्जनों मजदूर फंसे हुए थे। जब भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस सुरंग से दर्जन भर से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला, तो उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वे जीवित हैं। आईटीबीपी के अस्पताल में भर्ती चमोली जिले के राकेश भट्ट बताते हैं कि वे सुबह 10:30 पर करीब तपोवन पनबिजली परियोजना की सुरंग में काम कर रहे थे।
अचानक उन्होंने सुरंग में मलबा आते देखा तो वह मशीन के ऊपर चढ़ गए। सुरंग में मलबा भरने से बाहर आने का उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी एक साथी के पास उन्होंने मोबाइल देखा। उन्होंने उस मोबाइल से परियोजना के अधिकारियों से संपर्क साधा और उन्हें बताया कि वे लोग सुरक्षित हैं और उन्हें सुरंग से बाहर निकाला जाए। भट्ट बताते हैं कि 6.5 घंटे बाद आईटीबीपी के जवानों ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरंग से बाहर निकाला। वे कहते हैं कि यदि मोबाइल की सुविधा उनके पास ना होती तो उन लोगों की जान चली जाती। मोबाइल उनके लिए एक वरदान जैसा साबित हुआ। चमोली जिले के इस तपोवन क्षेत्र में चारों ओर तबाही और मौत का मंजर दिखाई दे रहा है और आसपास के गांवों में विलाप करते हुए महिलाएं और उनके परिजनों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आईटीबीपी के जवानों द्वारा बचाए गए वीरेंद्र कुमार इन जवानों को फरिश्ता मानते हैं। बताते हैं कि सुरंग में 3 मीटर तक पानी और मलबा भर गया था। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी ने संसद में विपक्षी दलों पर कृषि कानूनों को लेकर हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कृषि कानूनों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कृषि सुधारों पर अपने पूर्व रुख से पलटने पर कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि पिछले कुछ समय से इस देश में आंदोलनकारियों की एक नई जमात पैदा हुई है जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकती। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों से अपना आंदोलन समाप्त कर कृषि सुधारों को एक और मौका देने का आग्रह करते हुए कहा कि यह समय खेती को खुशहाल बनाने का है और देश को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले थी वैसी ही बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि एक नया एफडीआई भी मैदान में आया है और यह है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। उनका इशारा आंदोलनरत किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताए जाने की ओर था। उन्होंने कहा कि देश को प्रत्येक सिख पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आंदोलन से जुड़े लोगों से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन बुजुर्ग भी वहां बैठे हैं, उनको ले जाइए, आंदोलन खत्म करिए, आगे मिल बैठकर चर्चा करेंगे, सारे रास्ते खुले हैं। यह सब हमने कहा है और आज भी मैं इस सदन के माध्यम से निमंत्रण देता हूं। उन्होंने कहा कि यह खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का समय है और इस समय को हमें नहीं गंवाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आंदोलनरत किसानों के साथ विपक्षी दलों से भी आग्रह किया कि इन कृषि सुधारों को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें एक बार देखना चाहिए कि कृषि सुधारों से बदलाव होता है या नहीं। कोई कमी हो तो हम उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई हो तो उसे कसेंगे। पक्ष विपक्ष आंदोलनरत साथियों को इन सुधारों का मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है या नहीं। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने प्राथमिकताएं साझा करने के साथ ही कई क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। मोदी और बाइडेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे बाहर शांति और सुरक्षा के वास्ते रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए तत्परता व्यक्त की। वहीं पिछले महीने बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत हुई है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही दोनों नेता जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए। उन्होंने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति बाइडेन और मैं नियम आधारित व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध है। हम हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे बाहर शांति और सुरक्षा के वास्ते राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में न्यूनतम तापमान फिर गिरकर 7.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली में सोमवार की सुबह सर्द रही और न्यूनतम तापमान गिरकर 7.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस था। वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को न्यूनतम तापमान इस मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम संबंधी आंकड़े मुहैया कराने वाली सफदरगंज वेधशाला में सोमवार तड़के न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मास्क पहनना अहम का मुद्दा नहीं होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मास्क पहनना अहम का मुद्दा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह
कोविड-19 संक्रमण से खुद के बचाव का तरीका है। हाईकोर्ट ने यह बताकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही, जिसमें अकेले निजी कार चलाते हुए मास्क नहीं पहनने पर हुए चालान को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने टिप्पणी की कि कार में अकेले सफर करते हुए मास्क पहनना वायरस से खुद की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति वाहन को यातायात सिग्नल पर रोकता है और खिड़की खोलता है तो संक्रमण होने का खतरा रहता है। न्यायाधीश ने कहा कि आप इसे अहम का मुद्दा नहीं बना सकते, मास्क पहनने को अहम का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी। अदालत याचिकाकर्ता वकील सौरभ शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दावा किया कि 9 सितंबर 2020 को जब वह काम पर जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें रोका और मास्क नहीं पहनने के लिए 500 रुपए का चालान कर दिया, जबकि वह अपनी निजी कार में अकेले थे। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी 2021 तय की है। पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा कश्मीर का विकास। केंद्र ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आज अनुच्छेद 370 को लागू करने की नहीं बल्कि विकास और रोजगार की मांग कर रहे हैं, और यह बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है, जिसके कारण पड़ोसी देश ने घुसपैठ और संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के प्रयास बढ़ा दिए हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2019 की तुलना में 2020 में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के प्रयास, पथराव और आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई, जबकि राज्य में मारे गए आतंकवादियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की जनता आज 370 की मांग नहीं कर रही। जम्मू कश्मीर की जनता विकास की मांग कर रही है, वहीं वहां की जनता मांग कर रही है कि नौजवानों को रोजगार मिले। रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर चलने से रोकने के लिए पाकिस्तान ने घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन के प्रयास बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में पाकिस्तान द्वारा 216 बार घुसपैठ के प्रयास किए गए, जो 2020 में घटकर 99 रह गए। इसी प्रकार 2019 में आतंकवाद की घटनाओं में 127 लोग घायल हुए, जिनकी संख्या 2020 में 71 थी। आपको बता दें, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आरोपों से दुखी हूं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को एक सदस्य द्वारा उनके निष्पक्ष रवैये पर सवाल उठाए जाने पर दुख जाहिर किया, लेकिन कहा कि आसन को निष्प्रभावी करने के प्रयासों के आगे वे नहीं झुकेंगे। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी ने कहा कि कुछ दिन पहले तेलुगु देशम पार्टी के एक सदस्य ने इस सदन में एक आपत्तिजनक मामला उठाया था। उन्होंने न किसी का नाम लिया और न ही शमले का जिक्र किया, लेकिन व्यवस्था के प्रश्न के जरिए यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस मामले को उठाया नहीं जाना चाहिए था, इसे सदन की कार्रवाई से निकाला जाना चाहिए था। सभापति नायडू ने इस पर कहा कि यह व्यवस्था के प्रश्न से जुड़ा मुद्दा नहीं है और संबंधित सदस्य उन्हें लिखित में अपनी आपत्ति जता सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कुछ आपत्तिजनक होगा और नियम उसकी अनुमति नहीं देते हैं तो मैं आवश्यक कार्रवाई करूंगा, लेकिन इसके बावजूद रेड्डी बोलते रहे। सभापति ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। इसी बीच रेड्डी ने सभापति पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नायडू ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आसन पक्षपात करता है। कांग्रेस के जयराम रमेश और बीजू जनता दल के प्रसन्ना आचार्य ने वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य रेड्डी द्वारा सभापति पर लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताई और उन पर कार्रवाई की मांग की है। आचार्य ने कहा कि इसकी निंदा की जानी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब तक 11 रफेल आ चुके हैं, 2022 तक और भी विमान आएंगे। केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि अब तक 11 रफेल विमान भारत आ चुके हैं और मार्च तक 17 और विमान हमें मिल जाएंगे। यह जानकारी राज्यसभा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में दी। रक्षा मंत्री ने बताया कि अब तक 11 रफाल विमान भारत आ चुके हैं और मार्च तक 17 और ऐसे विमान भारत को मिल जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा
कि भारतीय सेना को जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली हरकतों को सीमा तक सीमित कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना संघर्ष विराम के उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना ने पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली हरकतों को सीमा तक ही सीमित कर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2022 तक भारत को पूरे राफेल को भारत के सुपुर्द किए जाने के बाद उन्हें वायुसेना में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय महत्व का आयोजन किया गया था। पहले भी खरीदे गए विमानों को वायुसेना में शामिल करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन इस बार यह कार्यक्रम बड़ा था क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी। फ्रांसीसी पक्ष का नेतृत्व वहां के रक्षा मंत्री ने और भारतीय पक्ष का नेतृत्व मैंने किया था। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भूख पर व्यापार नहीं करने देंगे। भारतीय किसान यूनियन की प्रवक्ता ने यह टिप्पणी राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के तुरंत बाद की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री के भाषण पर टिकैत ने कहा, देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख जितनी लगेगी अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। टिकैत ने कहा, जिस तरह विमानों के टिकटों की कीमत दिन में 3 से 4 बार बदलती है, उस तरीके से फसल की कीमत तय नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री की आंदोलन जीवी टिप्पणी को लेकर टिकैत ने कहा, हाँ, इस बार यह किसान समुदाय है जो उभरा है और लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने यह बता दिया है कि एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से व्यवसायी कम कीमतों पर उनकी उपज खरीद कर उन्हें लूटते हैं। उन्होंने किसानों के जारी आंदोलन को जाति और धर्म के आधार पर बांटने के प्रयासों की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान को पहले पंजाब के मुद्दे के रूप में दर्शाया गया, उसके बाद सिख और फिर जाट मुद्दे के रूप में इसे पेश किया गया। इस देश के किसान एकजुट हैं, कोई भी किसान बड़ा या छोटा नहीं है। यह अभियान किसानों का है। आज के लिए गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।